नमस्कार दोस्तों, एमपी जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में हम एमपी जीके के 1100 से भी ज्यादा क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपका एमपी पटवारी की एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला का निर्माण इंदौर में किस वर्ष हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनता है कि मध्य प्रदेश में जो ऋतु वेधशाला है, यानी कि ऋतु से संबंधित जो आंकड़े इकट्ठे करने की वेधशाला, ये कहाँ पर स्थापित की गई है, तो ये इंदौर में स्थापित की गई है। फिर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना किस वर्ष की गई, तो याद रखना इसकी स्थापना 2013 में की गई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि मध्य प्रदेश में जो ऋतु वेधशाला है ये इंदौर में स्थापित की गई, और कब की गई, तो 2013 में इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म कब प्रारंभ होती है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाकर लिख लेना कि मध्य प्रदेश में जो द्वितीय ग्रीष्म या दूसरी गर्मी है ये कब प्रारंभ होती है, तो याद रखना है ये सितंबर अक्टूबर में प्रारंभ होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जैसे आपकी वर्षा ऋतु खत्म होती है उसके बाद में आपको हल्की सी गर्मी महसूस होती है या उमस जैसी महसूस होती है, तो उसी को नाम दिया गया द्वितीय ग्रीष्म। और ये कब पड़ती है, तो ये सितंबर अक्टूबर के महीने में आपको देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, वर्ष 1995 में अधिकतम तापमान 48.9 डिग्री सेल्सियस किस जिले में दर्ज किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें वर्ष 1995 की, तो इस वर्ष 1995 में जो मध्य प्रदेश का अधिकतम तापमान है जो कि क्या रहा, 48.9 डिग्री सेल्सियस, तो ये कहाँ पर दर्ज किया गया, तो याद रखना ये गंज बासुदा में दर्ज किया गया। और जो गंज बासुदा है ये किस जिले में आता है, तो ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के अंतर्गत आता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखना है मध्य प्रदेश का अधिकतम तापमान 1995 में गंज बासुदा विदिशा में दर्ज किया गया। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी दर्ज की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश है इस मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो याद रखना है ये है 112 सेंटीमीटर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो 112 सेंटीमीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश है ये मध्य प्रदेश में जो सबसे कम वर्षा ये कहाँ पर होती है, तो याद रखना है ये भिंड जिले के गोहद में होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा कहाँ होगी, तो गोहद में होगी। और ये किस जिले में आता है, तो ये भिंड जिले में आता है। और अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, तो याद रखना है सबसे ज्यादा वर्षा होती है आपकी पंचमढ़ी में। और पंचमढ़ी किस जिले के अंतर्गत आता है, तो पंचमढ़ी होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। होशंगाबाद जिले के अंतर्गत पंचमढ़ी आता है, जहां मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, लगभग 199 सेंटीमीटर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को अन्य किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जो ग्रीष्म ऋतु है इसको स्थानीय स्तर पर क्या कहा जाता है, तो याद रखना है इसको स्थानीय स्तर पर क्या जाएगा, तो यूनाला कहा जाएगा। तो याद रखना है यूनाला किसको कहते हैं, तो ये ग्रीष्म ऋतु को कहते हैं यूनाला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कि चौमासा किसे कहते हैं, तो चौमासा कहते हैं आपका वर्षा ऋतु को। वर्षा ऋतु को क्या कहा जाता है, चौमासा। अगर सियाला की बात करें तो सियाला किसको कहते हैं, तो सियाला कहते हैं आपकी कौन सी, शीत ऋतु को। शीत ऋतु को क्या कहते हैं, तो ये श्याला कहा जाता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया इस क्वेश्चन में कि जो ग्रीष्म ऋतु है इसको स्थानीय स्तर पर क्या कहते हैं, यूनाला। अगर बात करें सियाला किसे कहते हैं, तो ये शीत ऋतु को कहते हैं। और अगर बात करें चौमासा, तो चौमासा किसे कहते हैं, वर्षा ऋतु को। अब बात आती है मावट, तो मावट किसे कहते हैं, तो याद रखना है कभी कभी आपने देखा होगा कि जो ठंड का समय होता है इस ठंड के समय में बारिश हो जाती है, तो ठंड के समय में जो बारिश होती है इसे क्या कहते हैं, तो इसे मावट या मावटा कहा जाता है। तो इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन से निकालकर मैंने आपके सामने रखे हैं। अगला, मध्य प्रदेश में मानसून का आगमन किस माह से होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जो मानसून आता है ये मानसून कब से आना शुरू हो जाता है, तो ये जून से इसका आगमन शुरू होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है मध्य प्रदेश में जून से मानसून का आगमन हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे जून से जुलाई तक यहाँ पर बारिश होती है। अगला, मध्य प्रदेश राज्य में ग्रीष्म ऋतु का समय काल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ग्रीष्म ऋतु है या गर्मी का जो समय है इसका समय क्या है मध्य प्रदेश में, तो याद रखना है ये मार्च से लेकर जून तक आपका ग्रीष्म ऋतु का समय चलता है। मार्च से लेकर जून तक, मतलब मध्य मार्च से मध्य जून तक। अगला,
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो पंचमढ़ी है, इस पंचमढ़ी में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और कितनी होती है? तो लगभग 199 सेंटीमीटर बारिश यहाँ पर होती है। अगला, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियां या मृदा पाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश में टोटल 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि काली मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। काली मिट्टी के जो अन्य नाम है उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको रेगुर मृदा भी कहा जाता है, इसको करेल मृदा भी कहा जाता है, इसको चरणोजम मृदा भी कहा जाता है, और इसको काप की मृदा भी कहा जाता है। मतलब उपरोक्त जितने भी नाम है ये सब काली मिट्टी के नाम है। कौन कौन से? रेगुर, चरणोजम और करेल मृदा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस मृदा को कपास मृदा के नाम से जाना जाता है? याद रखना है जो कपास है, अगर इस कपास की बात करें तो कपास सबसे ज्यादा किस मिट्टी में उगती है? तो ये काली मिट्टी में उगती है। मतलब कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, इसीलिए इस मिट्टी को कपास की मृदा भी कहा जाता है। अगला, काली मिट्टी मध्य प्रदेश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। कितने भाग पर पाई जाती है? तो ये 43.44% भाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के 43.44% भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी की हम बात करें तो ये 3 प्रकार की होती है, गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। अगर बात करें गहरी काली मिट्टी तो याद रखना है जो गहरी काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये नर्मदा सोन घाटी वाले क्षेत्र में पाई जाती है। फिर आपसे पूछे कि साधारण काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो याद रखना है जो साधारण काली मिट्टी है ये मालवा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और फिर आपसे पूछे कि छिछली काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? छिछली काली मिट्टी, तो याद रखना है ये छिछली काली मिट्टी है ये सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है, सतपुड़ा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये काली मिट्टी के 3 प्रकार मैंने आपको बता दिए, और काली मिट्टी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा का विस्तार किस भाग में पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जलोढ़ मिट्टी है ये जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है? तो याद रखना है मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है। अगर उत्तरी भाग में भी हम बात करें कौन कौन से जिले आते हैं, तो एक तो आता है आपका भिंड, उसके बाद में मुरैना, उसके बाद में श्योपुर। तो ये जो मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। और याद रखना है सबसे ज्यादा जो उपजाऊ मिट्टी है, सबसे ज्यादा अगर उपजाऊ मिट्टी की बात करें तो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो ये आपकी जलोढ़ मिट्टी है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, जो कि भिंड, मुरैना, श्योपुर उत्तरी भाग में पाई जाती है। अगला, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन या मिट्टी के कटाव की समस्या? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। मध्य प्रदेश का एक जिला आता है जिसका नाम है मुरैना, और मुरैना के साथ एक और जिला आता है भिंड, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के जो भिंड मुरैना जिले यहाँ पर सबसे ज्यादा मृदा का अपरदन होता है, सबसे ज्यादा। और याद रखना है ये कौन करती है? तो ये चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है जो भिंड मुरैना वाला क्षेत्र है पर सबसे ज्यादा मृदा का अपरदन कौन सी नदी करती है? तो ये चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में लाख कीट संरक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जो लाख कीट संरक्षण केंद्र है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई? तो याद रखना है इसकी स्थापना जबलपुर में की गई है, जबलपुर में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, मध्य प्रदेश में खेर के वृक्ष से कत्था बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जो खेर है इस खेर के वृक्ष से आपको क्या प्राप्त होता है? तो याद रखना है कत्था किससे प्राप्त हुआ है? तो ये खेर के वृक्ष से प्राप्त होता है। और कत्था बनाने का जो कारखाना ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये एक तो आपका शिवपुरी में स्थापित किया गया और एक बानमोर में स्थापित किया गया है। ये बानमोर किस जिले में आता है? तो याद रखना है ये मुरैना जिले के अंतर्गत आता है। तो सबसे इंपोर्टेंट याद रखना है कि कत्था बनाने का कारखाना कहाँ पर है? एक तो बानमोर में, एक शिवपुरी में। कत्था कौन से वृक्ष से प्राप्त होता है? तो ये खेर के वृक्ष से प्राप्त होता है। अगला, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश है इस मध्य प्रदेश में राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो याद रखना ये की गई आपकी 24 जुलाई 1975 को। इंपोर्टेंट डेट है, पटवारी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो 24 जुलाई 1975 को की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डेट है।
अगला, मध्य प्रदेश में राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला तो आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो राज्य वन अनुसंधान संस्थान है, मध्य प्रदेश राज्य वन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में है। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1963 में इसकी स्थापना की गई। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो जबलपुर में है। 1963 में इसकी स्थापना की गई। अगला, मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अपन ने राज्य वन अनुसंधान संस्थान देखा था, अब ये है भारतीय वन प्रबंध संस्थान। तो भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ पर है? तो ये भोपाल में। याद रखना है, जो भारत के वनों का प्रबंध करने वाला संस्थान है ये कहाँ पर है? भोपाल में। और अनुसंधान करने वाला जो संस्थान है मध्य प्रदेश का, ये कहाँ पर है? जबलपुर में। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ, ये कब शुरू हुआ? तो 1973 से किया गया। ठीक है, अब बात आती है कि इसके जन्मदाता कौन है भारत में? तो वो है आपके कैलाश सांख्यल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसके जन्मदाता कौन है? तो ये है कैलाश सांख्यल। अगर आपसे पूछे कि पूरे विश्व में जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसके जन्मदाता कौन है? तो ये गेनी मैनफोर्ड है। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है, जो मध्य प्रदेश के 6 नेशनल पार्क प्लस एक अभ्यारण्य किस में शामिल है? तो ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। मतलब अगर हम बात करें तो टोटल 7 प्रोजेक्ट टाइगर मध्य प्रदेश में शामिल है। तो अगर हम बात करें कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 6 राष्ट्रीय उद्यान और एक अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। इस प्रकार से टोटल 7 प्रोजेक्ट टाइगर मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। अगला, बगदरा अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है, जो बगदरा अभ्यारण्य है, ये बगदरा अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये सीधी में है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, सीधी में कौन सा अभ्यारण्य है? बगदरा अभ्यारण्य। अगला, मध्य प्रदेश के एकमात्र अभ्यारण्य रातापानी को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना है, मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है? जिसका नाम है रातापानी। और एकमात्र अभ्यारण्य है जिसको किस में शामिल किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर में। ये कहाँ पर है? तो ये रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। फिर आपसे पूछे कि इसे कब शामिल किया गया? तो 2014 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है वो रातापानी है। और कब शामिल किया गया? 2014 में। और ये रायसेन में आता है। अगला, संजय गांधी डोबरी अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? याद रखना है, जो संजय गांधी अभ्यारण्य है, ये संजय गांधी अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है, सीधी जिले में स्थित है। सीधी जिले में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, नोरादेई अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नोरादेई अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है, सागर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोरादेई अभ्यारण्य सागर में स्थित है। अगला, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को चंबल नदी 2 भागों में विभाजित करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। याद रखना है, मध्य प्रदेश का एक अभ्यारण्य है और उस अभ्यारण्य का नाम है गांधी सागर अभ्यारण्य। ये गांधी सागर अभ्यारण्य की हम बात करें तो ये कहाँ पर आता है? तो ये मंदसौर जिले में आता है। मंदसौर जिले में। ठीक है, मंदसौर जिले में। और यहाँ पर जो चंबल नदी निकली है तो वो चंबल नदी आपके जो गांधी सागर अभ्यारण्य है इसके बीचों बीच से निकली है। तो याद रखना है, जो गांधी सागर अभ्यारण्य है इसे चंबल नदी 2 भागों में बांटती है। अगर बात करें कि जो गांधी सागर परियोजना है, ये गांधी सागर परियोजना भी कहाँ पर है? तो याद रखना है, ये भी मंदसौर में। किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश में स्थित गांधी प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है, मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और इस पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात है तो इसको क्या नाम दिया गया? तो इसको इंदिरा गांधी, यहाँ पर इंदिरा मिसिंग है तो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान नाम दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान के नाम से किसे जाना जाता है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। इस पेंच राष्ट्रीय उद्यान से पेंच नदी बहती है और ये छिंदवाड़ा और सिवनी जिले के सीमा पर आता है। छिंदवाड़ा और सिवनी जिले की सीमा पर आता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। और यहाँ पर मोगली लैंड भी बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? मोगली लैंड भी बनाया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला,
मध्य प्रदेश हीरा उत्पादन और उत्पादन में कौन सा स्थान है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश है इसका हीरा उत्खनन और उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? तो याद रखना है पूरे भारत में जो हीरे का उत्पादन और उत्खनन है दोनों में आपका जो मध्य प्रदेश है ये पहले नंबर पर है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और भारत किस खनिज में चौथे नंबर पर है? तो इंपोर्टेंट याद रखना है जो कोयला है, इस कोयले के उत्पादन में जो भारत है ये मध्य प्रदेश है ये पूरे भारत में चौथे स्थान पर है। अगला, मध्य प्रदेश में हीरे का उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश में हीरा है ये कौन सी कंपनी के द्वारा निकाला जाता है? तो याद रखना है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा जो हीरा है इसका उत्खनन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC के द्वारा जो हीरा है इसका उत्खनन मध्य प्रदेश से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित मझगवा खदान उत्पन्न करती है। तो याद रखना है जो मझगवा खदान है इस मझगवा खदान से क्या निकाला जाता है? तो यहाँ से हीरा निकाला जाता है जो कि कहाँ आती है? तो पन्ना जिले में आती है। ठीक है, तो ये आपको इसे याद रखना है। तो दोस्तों ये आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे MPGK के, जिसमें हमने मिट्टियों के बारे में, खनिज के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बेहद अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलता है अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।